Hello everyone, welcome back to Mentor Me. So we are back with our current affair initiative जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने दिसंबर मंथ कंप्लीट कर दिया है। वीक 1 जनवरी कंप्लीटेड है एंड नाउ वी आर बैक एंड वी आर डिस्कसिंग वीक 2 करंट अफेयर्स, वीक 2 ऑफ जनवरी करंट अफेयर्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे की। वर्ल्ड हिंदी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को, ये स्टार्ट हुआ था 2006 में फॉर ग्लोबल प्रमोशन ऑफ हिंदी। अब 10 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे पहले हिंदी बोली गई थी 10 जनवरी 1949 को। अब ये हिंदी दिवस से कैसे डिफरेंट है, जो कि हम देखते हैं कब होता है, 14 सितंबर को। अब ये हिंदी दिवस से कैसे डिफरेंस है, देखो वर्ल्ड हिंदी डे जो है 10 जनवरी को इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए, और जो हिंदी दिवस है वो क्यों है, क्योंकि हिंदी को अडॉप्ट किया था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1975 को। अब 10 जनवरी क्यों लिया? देखो क्योंकि जो यूएन जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी बोली गई थी वो बोली गई थी 10 जनवरी 1949 को। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी 10 जनवरी 1975 को नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस रखी, जो कि थी फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। देखो नागपुर में, तो उसलिए टू मार्क ऑर्गेनाइज ग्लोबल एफर्ट्स फॉर हिंदी रिकॉग्निशन। तो थीम था इस बार का 2025 का ग्लोबल वॉइस फॉर यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। सॉरी, ये 2026 है ना, 2026, ये भी 2026 है। चलो अब देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हिंदी से रिलेटेड। हम सभी को पता है कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी कहाँ पर है वो जानना जरूरी है। अंडर द आर्टिकल 343, हिंदी जिसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी, वो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। लेकिन इसमें इंक्लूडेड भी ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश भी है। हिंदी को इंक्लूड किया गया है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज में है ना, वो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत। अब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का आप ईयर कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा ईयर में एक्ट आया था। तो चलिए बात करते हैं हम नेशनल यूथ डे की, जो कि आता है हमारा 12 जनवरी। अब 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों? क्योंकि हम मार्क द एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं हम इसके कुछ। यह डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था January 12 1985 को। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ। स्वामी विवेकानंद जो थे, उनका जब वो बॉर्न एज नरेंद्र नाथ दत्ता थे, और उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। वो शिष्य थे किसके? श्री रामकृष्ण परमहंस के। उन्होंने रामकृष्ण मिशन फाउंड किया। और ये क्यों फेमस हुए थे? क्योंकि हिस्टोरिक स्पीच थी 1893 में, जिन्होंने इन्होंने एड्रेस किया था, वो ऐसे किया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका को, ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अब देखते हैं इनकी कुछ टीचिंग्स को। इनकी टीचिंग थी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। इनकी कुछ टीचिंग्स हम अपने यूथ में इंश्राइन करना चाहते हैं: सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, और करेक्टर बिल्डिंग, और सर्विस टू द नेशन। ये इनका मोटो था, सर्विस टू द नेशन। इसीलिए इनकी टीचिंग्स के लिए जो हम अपने यूथ में इंश्राइन करना चाहते हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, करेक्टर बिल्ड हो गया, और सर्विस टू द नेशन की वजह से हम 12 जनवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी, जो कि इंडियन आर्मी डे जो कि January 15 को होता है। इस बार जो परेड हुई थी वो हुई थी जयपुर में। देख सकते हैं इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एनुअली ऑन 15 जनवरी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, January 15 ही क्यों? क्योंकि इस टाइम हम मार्क्स करते थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा को टुक्स ओवर द इंडियन फर्स्ट इंडियन, ये थे फर्स्ट इंडियन जनरल टू टुक ओवर द इंडियन आर्मी, 15 जनवरी 1949। अब देख सकते हैं पर्पस।
टू ऑनर द करेज, जैसे हमको पता ही है हमारे भारत देश के जवान, तो उनकी करेज को ऑनर करने के लिए, उनके डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस ऑफ सोल्जर सर्विंग टू द नेशन के लिए। अब इस 2026 की हाइलाइट्स हम देखते हैं कहाँ है। ठीक है, 78th आर्मी डे था। कहाँ हुई परेड? जयपुर के महल रोड में, मार्किंग द फर्स्ट टाइम द आर्मी डे परेड वॉज ऑर्गेनाइज इन पब्लिक एरिया आउटसाइड ए कैंटोनमेंट। इसमें हमने क्या किया, इसमें भैरव फोर्स ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम, भैरव फोर्स और रुद्रा फोर्स। इसमें जैसे हमने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को हम शो करते हैं उसमें, जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक टैंक्स, आर्टिलरी, ड्रोन्स, एडवांस सिस्टम्स। अब देखते हैं मॉडर्न परेड फीचर में, जिसमें 30 आर्मेड कॉन्टिजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, फ्लाई पास्ट आर्मी एविएशन एंड एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। अब देखो, न्यूली रेस्ड भैरव बटालियन डेब्यूटेड इन द परेड, रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट टुवर्ड मॉडर्न एजाइल कॉम्बैट यूनिट्स। हमने भैरव फोर्स को डिस्कस कर रखा है वीक 1 ऑफ जनवरी में। सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल कंटेक्स्ट में क्या देखते हैं हम, रीइंफोर्समेंट पब्लिक प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर आर्म फोर्सेस को हमको दिखाना है, एनलाइटन करना है आर्मी को। और देखते हैं हम एजुकेट सिटीजन एंड स्टूडेंट अबाउट आर्मी वैल्यूज एंड डिसिप्लिन एंड सेक्रीफाइस, हाईलाइट्स द आर्मी इवॉल्विंग कैपेबिलिटीज एंड फ्यूचर रेडी डिफेंस स्ट्रक्चर्स। अब 15 जनवरी को देख लिया हमने, नेशनल आर्मी डे होता है। अब हम देखते हैं कि 16 जनवरी को क्या होता है। 16 जनवरी को होता है नेशनल स्टार्टअप डे। ये हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था वो 2016 में हुआ था। 2026 में हमने 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया जर्नी को सेलिब्रेट किया है। इंडिया में अब तक 2 लाख रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है, जिसमें 120+ यूनिकॉर्न है, 120+ यूनिकॉर्न्स। और 120+ यूनिकॉर्न है। नेशनल स्टार्टअप डे सिंबलाइजेस इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्लूसिव इनोवेशन लेड ग्रोथ। अब देखते हैं यूनिकॉर्न क्या होता है। ऐसा कोई स्टार्टअप जिसका वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ज्यादा है या उसके बराबर है, $1 बिलियन के बराबर है या उससे ज्यादा, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। चलो, अब करते हैं कुछ नेशनल करंट अफेयर्स की बात। देखो, पूरी ड्रिंकेबल टैप वाटर एंड इंडिया प्योरीफायर पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स क्या होता है कि हम दिखाना कुछ चाहते हैं लेकिन होता कुछ और है। जैसे स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है कि लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है। अब देखो, उड़ीसा पुरीज emerged as इंडिया फर्स्ट सिटी where residents कैन सेफली ड्रिंक वाटर फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम द टैप, जिसके लिए उनके एक मिशन था जो कि था सोजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन 2021। अब आपसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी है कंट्री की जहां पर रेजिडेंट कैन सेफली ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द टैप? वो है उड़ीसा की पुरी। और वर्क उनके लिए इन्होंने क्या काम किया है उड़ीसा के लिए, जिसका नाम है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन 2021, अलाइंड विद अमृत मिशन, अलाइंड विद अमृत। अब अमृत क्या है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए, आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें बताया गया है कि ओवर 5500 फेल सिक एंड 34 डाइड लास्ट ईयर इन इंडिया, जस्ट इन इंडिया, ड्यू टू कंटेमिनेटेड टैप वाटर। तो अभी हम देखते हैं इंदौर में क्या हुआ कि वहां पर टैप वाटर की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। अब देखते हैं पैराडॉक्स की बात। देखते हैं, हम एक जगह तो हम कर रहे हैं कि वे रेजिडेंट कैन सेफली ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द टैप, तो क्या वो रिलायबल होगा? इंदौर जैसी, जिसको हम क्लीनेस्ट सिटी बोलते हैं, इंदौर को हम क्लीनेस्ट सिटी बोलते हैं, जहां पर क्लीनेस्ट सिटी सिर्फ ऊपर से है, टैप वाटर में पानी कंटेमिनेटेड आ रहा है, पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स वल्गर और ऑब्सीन आती है, मतलब इलॉजिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अगर कोई उनसे इंटरव्यूअर या फिर जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहा है। तो इंदौर का केस में आप ये हाईलाइट्स कर सकते हो कि जब हम बात करते हैं राइट टू वाटर की, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसमें हम हर साल लगभग 5500 लोग जो है बीमार पड़ते हैं, और 34 जो हमने 2034 लोगों की जान जो है हमने खोई है। इसका एग्जाम्पल इंदौर है, इंदौर का, जिसको हम क्लीनेस्ट सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं, टू न्यू फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश, जिसमें आपसे फ्रॉग की स्पीशीज का नाम पूछा जा सकता है और ये कहाँ पर डिस्कवर हुई ये तो नहीं, लेकिन ये क्या रिलेट करता है, जैसे लेप्टोब्राहियम ब्राहियम सोमन एंड लेप्टोब्राहियम मेचुका, ये क्या है? तो ये दो न्यू फ्रॉग स्पीशीज जो कहाँ मिली है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब करते हैं बात परम शक्ति सुपर कंप्यूटर की। इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि किसने इसको लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, जिसको आईआईटी मद्रास ने जो है इंडिजिनियसली डेवलप किया है। अब पंखुड़ी पोर्टल के बारे में बात करते हैं।
अब पंखुड़ी पोर्टल क्या है? पंखुड़ी पोर्टल जो है ना, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, ये क्या है ये। अब इसकी लॉन्च डिटेल कब हुई है? 8 जनवरी 2026 को इसको लॉन्च किया। किसने? बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है पोर्टल का? तो कि ये सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कि इसलिए डिजाइन किया है टू ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल्स, एनआरआईज, एनजीओस, कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को फॉर टू फैसिलिटेट सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं ना, उनके लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको वेलफेयर के लिए कुछ काम करना पड़ता है। अगर वो वेलफेयर अगर वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड है, तो वो पंखुड़ी पोर्टल के थ्रू उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। देखो इसमें दिया भी है, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन इन सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव। अब इसमें प्राइमरी फोकस एरिया क्या क्या हो सकते हैं? जैसे न्यूट्रिशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो सकती है, चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन हो सकती है, वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट हो सकती है। अब देखो पंखुड़ी यूज कौन कौन कर सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडिविजुअल एंड सिटीजन्स, एनजीओस, सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड एनआरआईज। अब ये पंखुड़ी पोर्टल जैसे मैंने आपको बताया वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, तो उसको लिंक किया गया है कुछ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिशन के साथ, जो कि है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य एंड मिशन शक्ति। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या है ये पंखुड़ी पोर्टल, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। encourages transparent and outcome driven partnership among government and corporate social responsibility and civil society। जब आपको दिख रहा है काम आपका कितना हो रहा है डायरेक्टली पोर्टल पे आपको दिख रहा है, तो उससे क्या है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और एक ट्रस्ट बढ़ेगा गवर्नमेंट के प्रति। ये क्या प्रमोट करता है? इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग फॉर सर्विसिंग बेनिफिटिंग वुमेन एंड चाइल्ड नेशन वेलफेयर। अब इसका एम क्या है? अब पंखुड़ी पोर्टल का एम तो है कुछ, तो एम्स टू improve इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिलीवरी अक्रॉस मिलियंस ऑफ बेनिफिशरीज थ्रू बेटर कोऑर्डिनेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या है पंखुड़ी पोर्टल, किसने किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। और इसका पर्पस क्या है? टू स्ट्रीमलाइन, स्ट्रेंथन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। जिसमें इसको प्राइमरी फोकस क्या क्या है इसका? न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन है, वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट है। अब इसको यूज कौन कौन कर सकता है? गवर्नमेंट एजेंसी, एनजीओ, एनआरआई, इंडिविजुअल सिटीजन्स। अब इसको कौन कौन से मिशन के साथ लिंक किया गया है? मिशन सक्षम एंड आंगनवाड़ी पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति। और इसका इंपॉर्टेंस हमने, सिग्निफिकेंस इसके देख लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट हिमाचल से हम करते हैं बात। हिमाचल में अभी बोड़ा त्योहार, जिसको हम बड़ा त्योहार भी बोलते हैं, ये बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल ऑफ हाटी ट्राइब है। जब से 2023 में हाटी ट्राइब को एसटी स्टेटस मिला है, तब से इसमें स्ट्रीमलाइन पे आ गया है। ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कौन से एरिया में लाई करते हैं? ट्रांसगिरी सिरमौर में और जौनसार बावर रीजन ऑफ उत्तराखंड में। अब ये ट्राइब है। अब देखते हैं, हमने इसका एरिया देखा अभी। जैसे हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर, बेसिन ऑफ गिरी एंड टॉन्स रिवर। ट्रांसगिरी है एरिया सिरमौर का, और जौनसार बावर एरिया है उत्तराखंड का। अब हाटी ट्राइब की कुछ हम जो है स्पेशल फीचर्स पढ़ लेते हैं। जैसे जोड़ीदार प्रथा। आपने हाल ही में एक कपल को वायरल होते हुए भी देखा गया, अगर जिसमें जोड़ीदार प्रथा के लिए उनको फेमस हुए थे, जिसमें फॉर्म ऑफ पॉलीएंड्री मैरिज है, जिसमें एक ही बीवी के दो पति होते हैं, जिसको हम द्रौपदी प्रथा भी बोलते हैं। क्या? द्रौपदी प्रथा। द्रौपदी प्रथा। द्रौपदी प्रथा भी बोलते हैं। अब हाटी जो है ना, उसको गवर्नमेंट, उसको खुम्बली एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती है, जिससे वो ड्रिवन होते हैं, जिसको ट्रेडिशनल काउंसिल उसको चलाती है, जिसको बोलते हैं खुम्बली। अब 2023 में मैंने आपको बताया कि हिमाचल की हाटी ट्राइब को ना एसटी स्टेटस ग्रांट हुआ था, लेकिन इट इज़ अ मैटर ऑफ सब जुडिस। अभी क्लियरली ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है। लेकिन जौनसार बावर रीजन के जो हाटीज है, उनको कब मिल गया है एसटी का स्टेटस? उनको मिल गया है 1967 में। तो ये अब सेम ही कल्चर है इनका, सेम ही ट्राइब है, बस दे आर डिवाइडेड बाय द बॉर्डर ऑफ स्टेट्स। तो एक खाटी ट्राइब जो कि उत्तराखंड में आता है, उनको एसटी स्टेटस कब का मिल रखा है? 1967 का। और एक को अभी तक नहीं मिला है, ऑल्दो प्रेसिडेंट और सेंटर से इसको अलॉट हो चुका है 2023 में, पर ये अभी भी अटका पड़ा है हाई कोर्ट में। ठीक है। अब बड़ा त्योहार की बात करते हैं। बड़ा त्योहार जो है ना, ये इसको ऑल्सो कॉल्ड माघो का त्योहार। ये हाटी ट्राइब का ना बिगेस्ट फेस्टिवल है, उनका सबसे बड़ा त्योहार है ये। इसमें अपनी
फीमेल्स, मैरिड फीमेल्स को बुला बुला कर मीट ऑफर किया जाता है। इसको मीट त्योहार भी बोलते हैं, इसलिए इसको बड़ा त्योहार माना जाता है। अब देखते हैं बड़ा त्योहार से ही कुछ रिलेटेड। अब अभी हमने मकर संक्रांति सेलिब्रेट की, उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल से भी बोला जाता है, और इसको ऑल ओवर द इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको, इससे क्या होता है, इससे ना सन की जो नॉर्थवर्ड जर्नी है वो शुरू हो जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो सन है वो शिफ्ट हो रहा है अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो अब डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है ऑल ओवर द इंडिया। सबसे पहले मकर संक्रांति के नाम से, मकर संक्रांति कहाँ माना जाता है, महाराष्ट्र में। उत्तरायण एंड गुजरात, उत्तरायण जिसमें ये मार्क द चेंजेस ऑफ सीजन, और सन नॉर्थवर्ड जर्नी जिसको हम उत्तरायण में बोलते हैं। तो उत्तरायण कहाँ कहाँ बोला जाता है इसको, राजस्थान और गुजरात में। गुजरात में काइट फ्लाइंग जो कि बड़ा प्रोमिनेंट होता है इस दिन। अभी आपने देखा होगा कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर वायरल हुई थी जब वो काइट फ्लाइंग कर रहे थे। पोंगल बोला जाता है तमिलनाडु में, लोहड़ी बोला जाता है पंजाब में, माघ बिहू बोला जाता है असम में, कनुमा बोला जाता है तेलंगाना में, साजा और साजी हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बोला जाता है। और उसी त्योहार में, उसी टाइम को में हाटी वाले ट्राइब में हमने क्या डिस्कस किया अभी, बड़ा त्योहार। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आ, आप लोग ये तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स जो हैं वो बड़ा उत्तरयाना के फेस्टिवल के, तो काइट फेस्टिवल के टाइम पे काइट उड़ा रहे हैं। अब इंडिया और जर्मनी ने कुछ ना एग्रीमेंट साइन किए, अराउंड 19 एग्रीमेंट साइन किए जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंडिया एंड जर्मनी साइंड 19 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स और एमओयूज, जिसमें जो किस किस बारे में है, मोस्टली डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में है, वीजा एंड मोबिलिटी के बारे में है, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं इंडिया और जर्मनी के, इंडिया और जर्मनी के बीच ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी होनी चाहिए, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। देखो, एक्सटेंट ओवरव्यू क्या है इसका। इंडिया और जर्मनी ने कितने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किए, 19 स्ट्रेटेजिक। 12, और जर्मनी के जो चांसलर है उनका नाम क्या है, फ्रेडरिक मर्स। ओलाफ स्कोल्स चेंज हो गए हैं, उनकी मीटिंग थी नरेंद्र मोदी के साथ। अब जो इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस है उसको हमने डीपन करना है। देखो, डीपन द बायोलेटरिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फोकस एरिया ऑफ द एग्रीमेंट्स क्या थे, देखो, डिफेंस एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सेमीकंडक्टर के लिए, जिसमें हम अभी एक मिशन भी पढ़ेंगे पैक्स से लेकर, तो जो कि सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड है। देखो, तो इंडिया और जर्मनी ने एग्रीमेंट्स के लिए तो उनका फोकस कौन कौन सा था, सबसे पहला था डिफेंस एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। दूसरा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी ट्रांजिशन एंड द रिन्यूएबल और ग्रीन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखते हैं कुछ हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स में जो है सबसे पहले है डिफेंस एंड सिक्योरिटी में, जिसमें जो है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू डेवलप अ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप। जो इंडिया की नेवल एक्सरसाइज होती है ना मिलान, और एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होती है तरंग शक्ति, उसमें जर्मनी ने इंटेंट शो किया है कि हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हम। जिसमें फिर टेक्नोलॉजी और मिनरल कॉपरेशन भी किया है। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे अभी। जो इकोनॉमिक रिलेशंस है ना जर्मनी के, हमारा बायलेटरल ट्रेड जर्मनी के साथ है अराउंड $50 बिलियन का, 2024 का डाटा ये, जो कि अराउंड 25% ऑफ इंडिया ट्रेड विद ईयू है। इंडिया ट्रेड विद ईयू। तो जर्मनी, जैसे अभी हम, आपको पता ही है 26 जनवरी में इसमें हमने इस बार ईयू के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स बुलाए हैं। हम कहीं ना कहीं इंडिया और ईयू जो है, हम ट्रेड एग्रीमेंट जो है फाइनलाइज करने वाले हैं। तो जो अभी 26 जनवरी में हम ईयू के साथ ईयू के लीडर्स बुलाए हैं, तो हमें लगता है कि जो इंडिया और ईयू का ट्रेड है, ट्रेड पैक्ट है, वो हम इस साल जो है हमें दिख जाएगा साइन होते हुए, अभी दिख जाएगा। और इसमें क्या है, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी को भी प्रमोट किया है हमने इंडिया और जर्मनी के बीच। अब ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या होता है, ट्रैक ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या होता है, ये आप आईआर का एक कोर एरिया है जिसमें हम गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स है ना, वो एंगेज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ लेस फॉर्मल वे में। ठीक है, अब करते हैं कुछ छोटे करंट अफेयर्स की बात। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि गुजरात में भी होनी थी एक रीजनल एआई इम्पैक्ट सर्विस, तो हम इस बार देख रहे हैं कि यूपी भी होस्ट कर रहा है रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस इन 2026। जिसको कौन होस्ट कर रहा है, देखो, इंडिया का एआई मिशन है उसके तहत, प्लस
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ यूपी। अब देखते हैं एक्सरसाइज सांझ शक्ति। ये जो एक्सरसाइज है ये क्या प्रमोट कर रही है, मिलिट्री और सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज। ये कहाँ हो रही है, सबसे मेन यही है। ये हो रही है दिगी हिल्स में, जो कि है महाराष्ट्र में। अब इसका एम क्या है? एम है इसका सिविल मिलिट्री सिनर्जी, जो कि इम्प्रूव रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज। अब देखो, आप कई जगह डिजास्टर आते हैं, कई जगह आप देखते हो, जैसे हिली क्षेत्र में अभी हमारे हिमाचल में ही नौहराधार में एक बस जो है वो खाई में गिरी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पहुंचने से पहले ना, वहां पर लोगों ने ही वहां पे इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ये बात आती है डिजास्टर्स की। अगर कोई बड़ा डिजास्टर हो रहा है जहां पर हमें आर्मी को बुलाने की जरूरत पड़ती है, और आर्मी और सिविलियंस का जो सिनर्जी है ना, उसको इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज बनाई, एक्सरसाइज चली है, जिसका नाम है सांझ शक्ति। अब इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसी सच एज डिजास्टर्स, जैसे अभी आपको बताया, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। जैसे अभी आपने देखा होगा, बाल पुरस्कार में एक छोटे सरदार जी को वीर बाल पुरस्कार मिला, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर वो पंजाब वाले रीजन में अपने हमारे जवानों के लिए थोड़ा चाहे नाश्ता स्नैक्स लेकर जाते थे, जिनकी वीरता को हमारे सरकार ने अच्छे से नवाजा है, उनको वीर बाल पुरस्कार दिया। तो इस सिविल और आर्मी के बीच जो कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी है ना, उसको इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज जो है वो है सांझ शक्ति। अब देखते हैं ब्रिक्स। देखिए, जो आपको लोगो दिख रहा है, ये इंडिया की प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की 2026 में, जिसमें आपको थीम भी दिख रहा है नीचे, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब जानते हैं ब्रिक्स के बारे में अच्छे से। देखो, ब्रिक्स जो लोगो दिख रहा है, ऑफिशियल विजुअल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया ब्रिक्स चेयरमैनशिप की है, और रिप्रेजेंट क्या कर रही है, कंट्री का विजन, वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज फॉर द लीडिंग ऑफ ग्रुपिंग इन 2026। 2026 का होस्ट कंट्री है इंडिया, जिसका पीरियड है हमारे पास 2026। और इस साल जो ब्रिक्स है ना, उसकी 20th एनिवर्सरी है, 2006 से लेकर 2026 का जो है। 2006 में लॉन्च हुआ था पहली बार, और 2026 में। अब इस लोगों का थीम क्या है? लोगों क्या इंस्पायर करता है? देखो, इंडिया का एक नेशनल फ्लावर जो लोटस है, और सिंबलाइज क्या कर रहा है, रेजिलियंस एंड रिन्यूअल। रेजिलियंस, जो हम मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर में जो इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, उससे रेजिलियंस के लिए। और रिन्यूअल के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हार्मोनी। अब लोगों क्या कन्वे कर रहा है? देखो, लोगों कन्वे कर रहा है टुगेदरनेस फॉर ग्लोबल वेलफेयर एंड अलाइनिंग द इंडियाज विजन ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, मतलब कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, जो कि हमारा G23, जो G20 हमारी कंट्री में हुआ था, उसका थीम भी था वन अर्थ वन फैमिली। अब ये तो हम देख ही सकते हैं कि 5 कलर हैं। येलो ब्राजील को डोनेट कर रहा है, ब्लू रशिया को, ऑरेंज इंडिया को, रेड चाइना को, और ग्रीन साउथ अफ्रीका को। अब हम देखते हैं कुछ ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। देखो, ब्रिक्स जो है ना, वो सबसे पहले ब्रिक था, BRIC, जिसमें 4 मोस्ट एमर्जिंग इकोनॉमीज को बताया गया था, जिससे एक चीफ इकोनॉमिस्ट है जिम ओनील, जैसे इसमें बताया भी गया है, जिन्होंने एक एक्रोनिम दिया ब्रिक। फिर जिसमें साउथ अफ्रीका नहीं था इंक्लूडेड, फिर उसमें साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुआ, फिर बना ब्रिक्स। अब हम देखेंगे कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी में 40% ग्रोथ है, वो हम देखेंगे अभी। देखो, अब देखो, ये जो डाटा है, आप लोगों को अभी जितना भी डाटा दिखेगा उसमें मोस्टली 10 कंट्रीज ही शो करती है। ये जो डाटा लिया गया है, ये ब्रिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, जो कि जयशंकर जी ने अभी लॉन्च की लोगों के साथ। अब देखो, इसमें 11 मेजर कंट्रीज है, जिसमें बताया गया है, जिसमें सबसे पहले है ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें लेटेस्ट कंट्री जो ऐड हुई है ना, वो हुई है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है लेटेस्ट कंट्री ऐड हुई है। अब ये क्या है ब्रिक्स? देखो, हिस्टोरिकल देखते हैं कैसे फॉर्म हुआ। फॉर्मलाइज एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर इन द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क। फिर जिम ओनील ने इसको एक्रोनिम दिया। अब देखते हैं इसमें कुछ नई कंट्रीज, जैसे इजिप्ट, न्यू कंट्रीज जो है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया एंड यूएई बिकेम फुल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स इन जनवरी 2024 में बन गए थे। लेकिन लेटेस्ट कंट्री कौन सी है? जनवरी 2025। अब ये तो है फुल मेंबर्स कंट्री। अब कुछ पार्टनर कंट्रीज भी है इसमें, जैसे बेलारूस हो गया, बोलीविया है, कजाकिस्तान है, क्यूबा है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, युगांडा है, उज्बेकिस्तान है, वियतनाम है। इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज पार्टनर कंट्रीज। अब देखते हैं ब्रिक्स का। सबसे पहले तो लोगो देख सकते हैं आप इधर, जो कि है इंडिया की चेयरमैनशिप है, तो इंडिया ने लोगो दिया अपना नेशनल फ्लैग के साथ यूनिटी करके। इनका थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब जितनी भी ये ब्रिक्स कंट्रीज है ना, मेंबर्स कंट्री, अराउंड 49.5% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको होल्ड करती है। 40% ऑफ GDP को जो है वो होल्ड करती है।
और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 26% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ब्रिक्स नेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डाटा हो सकता है जो कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स में डाल सकते हैं कि सबसे पहले कि 49% जो है, अराउंड 49.5% पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स कंट्री में लाई करती है। अराउंड वर्ल्ड की 40% जीडीपी इन कंट्रीज में है, और 26% जो है ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब देखते हैं व्हाट इज पैक्स सिलिका। अभी पैक्स सिलिका की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया को इनवाइट नहीं भेजा था। तो ये एक इमेज दिख रही है जिसमें कुछ कंट्रीज जैसे इसराइल है, साउथ कोरिया, जापान है, यूएस है, ईयू है, और नीदरलैंड्स है, यूरोपियन यूनियन है। इन कंट्रीज को इनवाइट किया गया था बाय यूएस फॉर पैक्सिली का इनिशिएटिव मीटिंग, लेकिन इंडिया को नहीं बुलाया गया था। तो अब ये इंडिया से कैसे रिलेट करता है उसको हम देखते हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस के जो एम्बेसडर है जो कि सर्जियो गौर है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि इंडिया विल बी इनवाइटेड टू ज्वाइन पैक्स सिलिका। अब देखते हैं पैक्स सिलिका है क्या। देखो, पैक्स सिलिका इज a यूएस लेड इंटरनेशनल कोalition designed to build a secure, देखो, सिक्योर, रेजिलिएंट एंड इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन एंड एआई सप्लाई चेन इकोसिस्टम। इसका फोकस क्या है? फोकस ऑन कोलैबोरेशन अमंग ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर्स। अब ट्रस्टेड किसके ट्रस्टेड? यूएस के ट्रस्टेड। टू सेव गार्ड क्रिटिकल मिनरल्स एंड एंश्योर द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। देखो, अभी देखते हैं इसमें। अभी अब फीचर्स ऑफ पैक्स सिलिका। ऑब्जेक्टिव, रिड्यूस रिलायंस ऑन अ सिंगल कंट्री। ये सिंगल कंट्री है चाइना। चाइना जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स में ना, मतलब डोमिनेट करता है। तो यूएस और चाइना की जो है वो बन नहीं रही है। कहीं ना कहीं यूएसए और चाइना जो है वो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को ऑन द फ्रंट। जो कि हम कौन सा फ्रंट देख रहे हैं? हम क्रिटिकल मिनरल्स का, सेमीकंडक्टर्स का। तो यूएस ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक अपनी अलायंस बनाएंगे जिसमें हम, क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, जिसका नाम है पैक्सिल का। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस रिलायंस ऑन अ सिंगल कंट्री, जो कि है चाइना। नेम नहीं करेगा कोई कंट्री, लेकिन हमको पता है कि चाइना, फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड एआई टेक्नोलॉजी, while protecting sensitive material and promoting innovation। अब इसका इनॉग्रेल सबमिट कहाँ हुई है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन डीसी में। कब? दिसंबर 2025। अब क्रिटिकल मिनरल्स देखो, सबसे ज्यादा चाइना डोमिनेट्स ओवर 60% ऑफ लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ प्रोडक्शन। चाइना की डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल में, विच आर क्रूशियल फॉर सेमीकंडक्टर एंड एआई हार्डवेयर। अब पैक्सिलिका जो है वो एम करता है कि ये जो सप्लाई है वो चाइना पर डोमिनेट ना हो, कि डाइवर्सिफाई हो जाए। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन से हैं इसमें? देखो, सबसे पहले है जापान, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इसराइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया में जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है जिनका नाम है सर्जियो गौर, उन्होंने बोला कि इंडिया विल बी इनवाइटेड टू ज्वाइन पैक्स सिलिका। अभी इंडिया को इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि जो यूएसए में प्रेसिडेंट है, मतलब who break the rule based order in nations and threat other countries sovereignty। तो उस बेसिस पे इंडिया और यूएस के रिलेशन जो अभी है वो अनस्टेबल है। लेकिन इंडिया और यूएस के जो फंडामेंटल रिलेशंस है ना वो काफी स्ट्रांग है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ इनिशिएटिव्स और पैक्ट्स जो हैं जो इंडिया और यूएस ने साइन कर रखे हैं, जिसका एग्जांपल है कॉमकासा, लेमोआ, बेका और ट्रस्ट इनिशिएटिव, ये पिछले साल का ही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पैक्ट्स हैं जो कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस को फंडामेंटली फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होल्ड रखते हैं, जो कि आने वाले प्रेसिडेंट्स जो यूएस में होंगे या इंडिया के होंगे, वो इंडिया और यूएस के रिलेशन को एक बेहतरी पर ले जाएंगे। ऑल्दो अभी यूएस ने इंडिया पर लगभग सबसे ज्यादा परसेंट टैरिफ लगा रखे हैं, अराउंड 50% टैरिफ, जिसमें अभी बात चल रही है कि 500% टैरिफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूएस में कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको पता है कि इंडिया और यूएस की अलायंस जो है वो कितनी जरूरी है, क्योंकि दोनों के ट्रेड, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ करता है? यूएस के साथ। 50% अराउंड सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस हम इंजॉय करते हैं यूएस के साथ। और यूएस के साथ ही हमने कुछ पैक्ट साइन कर रखे हैं, जैसे कॉमकासा हो गया, लेमोआ हो गया, बैका हो गया, ट्रस्ट हो गया, और हम पैक्स सिलिका की बात भी कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमने न्यूज देखी थी कि इंडिया ने, सॉरी, यूएस ने इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी छोड़ दिया। तो ये इंडिया और यूएस के रिलेशन को हैम्पर करता है। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे ये पैक्स सिलिका हो गया, ये 5-6 एग्रीमेंट हो गए जो इंडिया और यूएस के रिलेशन को स्टेबल रखते हैं। अब इसकी कोर कमिटमेंट्स देखते हैं पैक्स सिलिका की। देखो, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स कवरिंग सेमीकंडक्टर डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ग्रिड्स, प्रोटेक्शन एंड ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज।
अब देखते हैं पैक्स सिलिका की जो इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, डाइवर्सिफाई ऑफ सप्लाई चेन्स। देखो, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। बूस्ट टू इनोवेशन। बूस्ट टू इनोवेशन में क्या होगा, कोलैबोरेशन क्या अलाउ करेगी मेंबर कंट्री टू डेवलप एआई एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एट अ स्केल। फिर करते हैं बात इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, जॉब क्रिएशन होगी, ट्रेड एंड पार्टनरशिप्स होगी। अब इंडिया के कुछ अपने मिशंस भी हैं जो कि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथन सिलिकॉन एंड एआई सप्लाई चेन, जिसमें सबसे पहले है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 का, इंडिया एआई मिशन 2024 का, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और इन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसमें हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में 30 मिनरल्स जो है वो डाल रखे हैं। आप इंडिया की वेबसाइट, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी देख सकते हो कि वो 30 मिनरल कौन कौन से हैं, उस पर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो चलिए, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। देखो, इसने क्या है कि 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इसका एम क्या है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का, एम्स टू अलाउ अलाउ एक्सपोर्टर और ट्रांसशिपमेंट कंट्रीज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। इसमें 43 कंट्रीज में पार्टिसिपेंट है और इंडिया इसका मेंबर कब बना, 2018 में। अब करते हैं बात हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। इंडिया का रैंक 2026 में 80 हुआ है और इंडिया का रैंक 2025 में जो था वो 85 था। तो हमने अपना रैंक इंप्रूव किया है टू, हमने जंप देखी है पाँच पाँच पॉइंट्स की, 5 कदम की। जिसमें हमने पारा 2025 में कितना रैंक था हमारा, 85, और 2026 में कितना है, 80। अब इसमें टॉप कंट्री कौन सी है, सिंगापुर। बॉटम पे कौन सी है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखते हैं वुमेनिया इनिशिएटिव। वुमेनिया इनिशिएटिव जो है ना, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने इनिशिएटिव था। अब देखते हैं वुमेन इनिशिएटिव के बारे में कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मार्क्ड 7 years ऑफ इट्स वुमेनिया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था, 14 जनवरी 2019 को। इस इनिशिएटिव का एम क्या था, देखो, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन लेड माइक्रो एंड स्मॉल, नॉट मीडियम, जस्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब इसमें 7 साल में कुछ क्या प्रोडक्शन है, क्या आउटपुट है इसकी। लगभग 7 साल में इस वुमेनिया इनिशिएटिव के अंदर 80,000 करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं वो प्रोक्योर किए गए हैं। अब देखते हैं जीईएम क्या है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट enables बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट amazon की तरह। अब ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये अगस्त 2016 में लॉन्च हुआ था। अब इसका पर्पस क्या है, टू एनहांस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये मैन पैड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हुआ है, इसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट बाय डीआरडीओ अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। ये इसमें मेन है कि अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। अब इसमें टेक्नोलॉजीज कैसी हुई है, टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजीज क्या कौन सी यूज हुई इसमें, आई आर। जो कोई सीडीएस का एस्पिरेंट हो या सीएपीएफ का हो, एफ कैट का हो, एनडीए का हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जिसका नाम है इमेजिंग इंफ्रारेड होम सीकर। इमेजिंग इंफ्रारेड होम सीकर। ठीक है। जो ये मैन पैड एंटी टैंकिंग गाइडेड मिसाइल होता है ना, ये पोर्टेबल मिसाइल है, जिसको आप एक, जस्ट लाइक आरपीजी, जिसमें आप एक लॉक अपने टारगेट को लॉक कर सकते हैं और उसको शोल्डर लॉन्च से आप, शोल्डर लेवल से आप उसको फायर कर सकते हैं, जिसको शोल्डर लॉन्च और पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम, शोल्डर लॉन्च और पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम। तो ये करंट अफेयर था। अब देखते हैं रिपोर्ट है एक, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट क्या है ये देखो, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ये है 2025 की। अब देखते हैं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
ग्लोबल वाइल्ड फायर ने ना कॉज किया है अराउंड लॉस ऑफ $106 106 बिलियन का। अब इसको लिखते हैं। ग्लोबल वाइल्ड फायर कॉज अबाउट लॉस ऑफ अबाउट 106 बिलियन का लॉस किया है ग्लोबल वाइल्ड फायर ने। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वाइल्ड फायर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बढ़ रही है, जब हमारे हीट वेव जैसी कंडीशन जो है वो काफ़ी देरों के लिए प्रोलॉन्ग, काफ़ी टाइम के लिए प्रोलॉन्ग करती है, तो वाइल्ड फायर जैसे इंसिडेंट जो है बढ़ जाते हैं। अभी हाल ही में ही अर्जेंटीना में अर्जेंटीना में बुश फायर जो है, वाइल्ड फायर है जो काफ़ी जगह फैल गई, जैसे पेटागोनिया, पेटागोनिया डेजर्ट, वहां पर जो है, पेटागोनिया, वहां पर पेटागोनिया प्लेट्यू में, वहां पर जो है वाइल्ड फायर जो है काफी देर से फैल रही है। और वाइल्ड फायर होता क्या है? व्हाट इज वाइल्ड फायर? वाइल्ड फायर होता है अनप्लैंड एंड अनकंट्रोलेबल, अनप्लैंड एंड अनकंट्रोलेबल वेजिटेशन फायर, वेजिटेशन फायर। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ इग्निशन सोर्स, इसमें इग्निशन सोर्स का पता चलना बहुत मुश्किल होता है। रिगार्डलेस ऑफ इग्निशन सोर्स मतलब कहाँ से ये फायर शुरू हुई। अब देखते हैं इससे क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट क्या होता है इससे मोस्टली? आप सभी को पता ही होगा कि जो शिमला रूरल से है या फिर जिसने वाइल्ड फायर देखी है, इससे इफेक्ट क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल वैल्यूज। ठीक है। अब जब वाइल्ड फायर होती है तो मैसिव CO2 एमिशन होता है, मैसिव CO2 एमिट होता है। और जो कि स्पेशली फ्रॉम पीटलैंड्स और रेन फॉरेस्ट से ज्यादा होता है। अब क्लाइमेट फीडबैक में क्या होता है कि फायर हुई, फायर लगी, पहले पहले आग लगी, फिर वार्मिंग, उससे ज्यादा आग लगी, फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक लूप है ये जो कि बढ़ता ही रहेगा। पहले आग लगी, फिर उससे और वार्मिंग हुई, फिर उससे और आग लगी, फिर उससे क्या होता है, हमारा लॉस जो हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। इससे ह्यूमन ह्यूमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी और एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। अब जब कहीं आग लगती है, डिस्प्लेसमेंट भी तो होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, कोई कम्युनिटी को मूव कर जाना पड़ता है। कई जगह जहां आग लगती है वहां पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, अंडरग्राउंड वाटर सूख जाता है, या फिर कोई अगर वाटर सोर्स हो वो सूख जाएगा। अब ये बढ़ क्यों रही है? कुछ तो कारण होगा कि इतनी बढ़ क्यों रही है। वाई इंक्रीजिंग? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बाद लैंड यूज चेंज। लैंड यूज चेंज में क्या हो सकता है? जैसे लैंड यूज चेंज में आप लिख सकते हो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रही है। उसके बाद आप लिख सकते हो मोनोकल्चर प्लांटेशन हो रही है। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि एक ही टाइप का प्लांट और लगाना, जैसे हमारे अपर हिमाचल में है, जहाँ पर पेड़ काट काट कर सेब के पौधे लगाए जा रहे हैं, तो उसका किसका एग्जाम्पल है? वो है मोनोकल्चर का एग्जाम्पल। और लैंड यूज चेंज के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज, ये तो सब जगह ही आएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है। अब फ्यूल अवेलेबिलिटी, इसमें क्या लिखते हैं? फ्यूल अवेलेबिलिटी। अब फ्यूल अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है? देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्राई फायर एंड कंटिन्यूस फील, जैसे आपने देखा होगा शिमला ग्रामीण के जंगल में चिर पाइन के ट्रीज है वो बहुत ज्यादा है। तो जो उसके पत्ते होते हैं वो पतले और कांटेदार होते हैं और वो वेरी इन्फ्लेमेबल होते हैं।
तो उस वजह से क्या है कि शिमला में जो देखा जाता है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर देखी जाती है और एकदम से फैलती है। क्यों? क्योंकि जो उसके पत्ते हैं उसको हम बोलते हैं शिमला की लोकल भाषा में सरियाड़। वो एकदम से जो है, और उत्तराखंड में बोलते हैं उसको पिरुल। तो उत्तराखंड में पिरुल को बोलते हैं और हिमाचल में बोलते हैं सरियाड़। वो जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। अब हाईली इन्फ्लेमेबल होता है तो आग जो है वो वाइल्ड फायर एकदम से जो है वो फैल जाती है। तो उत्तराखंड सरकार ने ना पिछले साल एक इनिशिएटिव लाया था, पिरुल लाओ पैसा पाओ। पिरुल लाओ पैसा पाओ, मतलब आप उसको इकट्ठा करके लाओ और पैसा पाओ। अब सरकार में क्यों यूज हो सकता है? सरकार इसके क्या बना सकती है? जैसे हमने पिछली बार अभी देखा था कि बायोबिटामिन बन सकता है, बायोफ्यूल बन सकता है। तो सरकार उसका कुछ सरकार के दो फायदे हैं। एक तो सोर्स हो सकता है फ्यूल का, एथेनॉल वगैरह का। और क्या है कि वाइल्ड फायर्स को भी रोका जा सकता है। अब कुछ इनिशिएटिव्स लिए होंगे इंडिया ने, किस लिए? वाइल्ड फायर्स को जो है कम करने के लिए। देखो, सबसे पहले है नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर। नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर। फिर आते फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम, कैसे कैसे हम जो है फॉरेस्ट फायर को रोक सकते हैं, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। फिर आता है वन अग्नि जियो पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। वन अग्नि जियो पोर्टल। और सबसे मेन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हम और आप लोग ही हैं जो वाइल्ड फायर को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और दो करंट अफेयर्स। अभी हम देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में ना रिपोर्ट आती है इसकी। ग्लोबल एक रिपोर्ट है ये, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। ये साल में दो बार आती है रिपोर्ट। एक बार आती है जैन में और एक बार आती है जून में। तो ये बताती है कि कौन सी कंट्री कितना ग्रो करेगी। तो इंडिया के लिए इसने जो है ना रिवी जून में, जो पिछले साल 2025 में जून में इसने प्रोजेक्ट की थी ग्रोथ, वो की थी 6.3%। अब इस बार जनवरी में इसने इसको रिवाइज करके कितनी बताया है? 7.2% फॉर द ईयर 2025-26। कितना ग्रो किया है? अब इसके कुछ रीजन होंगे कि ग्रोथ क्यों हुई। सबसे पहले रीजन लिखते हैं कि रोबस्ट लोकल डिमांड। रोबस्ट लोकल डिमांड। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अराउंड 140 बिलियन पीपल। 140 बिलियन पीपल। तो हाई डिमांड होगी। अब हाई डिमांड है तो उसके लिए केटर कौन करेगा? इंडियन की कंपनीज। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट करती है इंडिया में। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हाई डिमांड है, चीप लेबर है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रही है? इंडिया में। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजप्शन। इतनी जनता है तो कंज्यूम तो करेगी ही कुछ। ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स। अभी सितंबर में जीएसटी में रिफॉर्म्स आए, मतलब 5% और 18% की स्लैब्स हैं अब। तो उससे क्या है, इंटरनल कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो मार्केट में जो है वो ग्रोथ देखी जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। अब देखते हैं एक और रिपोर्ट जो कि है गिग इकोनॉमी के बारे में। गिग इकोनॉमी इकोनॉमी का एक करंट अफेयर है। गिग इकोनॉमी का करंट अफेयर क्या है कि मेजर डिलीवरी एग्रीगेटर्स जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जितने भी है, उन्होंने जो 10 मिनट डिलीवरी डेडलाइन को ना एंड किया है। 10 मिनट डिलीवरी डेडलाइन को जो है उन्होंने बोला है कि हम इसको अब हटा देंगे। डेडलाइन को हम हटा देंगे। रिमूव करने की बात की है। अब देखते हैं कि इससे क्या होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि गिग क्या होता है। गिग गिग वर्कर क्या होते हैं? गिग वर्कर के बारे में, करेक्टराइज्ड बाय टेम्पोररी टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट
एंड फ्रीलांस जॉब्स, फ्रीलांस जॉब्स रेदर देन परमानेंट पोजीशन। इसमें जो है, जो कोई वर्कर होता है, रेदर देन परमानेंट पोजीशन, इसमें जो वर्कर है वो कुछ टाइम के लिए कुछ किसी एक इंस्टीट्यूट या फिर कंपनी के साथ जुड़ेगा, जिसमें उसको टेम्परेरी काम करना है। जैसे मान लो कोई वर्कर होता है, स्टूडेंट होता है, और शाम को जो है हम जोमेटो के डिलीवरी बॉय के लिए अपना काम करेंगे, तो हम अपना खर्चा निकाल लेंगे। तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्रीलांस जॉब होती है, टेम्परेरी काम होता है रेदर देन परमानेंट जॉब। अब गिग वर्कर के लिए ना कुछ चैलेंजेस होते हैं इनमें, चैलेंज है इनके लिए, चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ को देखा होगा आपने, 24-24 घंटे डिलीवरी सर्विस के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। इकोनॉमिक इनकम वॉलेटिलिटी, इनकम वॉलेटिलिटी इसका क्या मतलब है? कभी ऑर्डर मिले, कभी नहीं मिले, उस बेसिस पे उनका इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो कभी कभी आपको अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो आप कमा लेते हो, अगर नहीं मिलते हैं तो नहीं कमा पाते हो। अब लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, अब इसमें क्या है, आपका प्रोविडेंट फंड, कुछ हेल्थ हेल्थ इंसेंटिव्स मिलते हैं। ठीक है, वो गिग वर्कर्स को नहीं मिलते। अब इसमें क्या है, डेवलपमेंट नहीं होती है, आपकी करियर की डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर आप एज अ वर्क कर रहे हो गिग वर्कर, तो आप वही काम करते रहोगे चाहे आपको जितना मर्जी टाइम हो जाए। लिमिटेड करियर डेवलपमेंट। ठीक है। अब गिग वर्कर्स के लिए ना, अब कुछ सरकार ने कुछ कदम भी उठाए। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल में, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये 2020 का है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसमें गिग वर्कर को डिफाइन किया है, अ पर्सन डिफाइंस गिग वर्कर। जैसे पर्सन हु वर्क, जो काम करता है आउटसाइड अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर, आउटसाइड अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, आउटसाइड अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कुछ काम भी किए हैं, जैसे इनिशिएटिव क्या है गिग वर्कर्स के लिए, इनिशिएटिव्स फॉर गिग वर्कर, गिग। सबसे पहले यही कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन 2020। फिर क्या है, कोड ऑन वेजेस 2019 का। फिर ई श्रम पोर्टल है, ये किसके लिए है, मतलब गिग गिग वर्कर्स का लिए कुछ पोर्टल्स हैं, जैसे पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ये कुछ काम है, ये कुछ इनिशिएटिव लिए हैं गिग के लिए। तो हम बात करते हैं गिग गिग इकोनॉमी के लिए। न्यूज़ में क्या है कि जो मेजर डिलीवरी एग्रीगेटर है, उन्होंने एग्री किया है रिमूव करने के लिए जो 10 मिनट डिलीवरी डेडलाइन होती है। ठीक है। अब गिग वर्कर क्या होता है, gig worker characterized by temporary contract and freelance jobs rather than permanent positions। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ इनिशिएटिव्स है, जैसे कोड ऑन वेजेस 2019। अब उनके कुछ चैलेंजेस भी देखे थे हमने। जैसे चैलेंजेस क्या होते हैं इनके, वर्क लाइफ बैलेंस, इनकम वोलेटिलिटी होते हैं, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी होता है, लिमिटेड करियर डेवलपमेंट होती है। ठीक है। और फिर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके लिए, जैसे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का है, कोड ऑन वेजेस कब का है, 2019 का है, ई श्रम पोर्टल है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है। ठीक है। चलो, अब देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स हम। ट्रंप ने, ट्रंप भाई साहब ने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड, ये मकाडो, ये इस बार की नोबेल पीस प्राइज विनर है, नोबेल मेडल। जो ये कोरिना
मारिया कोरिना मकाडो है ना ये? मारिया कोरिना मकाडो, ये है वेनेजुएला के ऑपोजिशन लीडर। तो अभी आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने निकोलस मदुरो को जो है वो उठा लिया, लिटरली उठा लिया। तो अब लगा कि जो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर है, उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जरूरी भी था, क्योंकि जो निकोलस मदुरो है वो लगभग 10-15 सालों से वेनेजुएला के जो है प्रेसिडेंट आए हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। तो क्या, अब क्वेश्चन क्या है, क्या हम नोबेल पीस प्राइज को ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं? तो जो नोबेल पीस प्राइज है ना, वो ऐसे ट्रांसफर नहीं है, क्या नहीं किया जा सकता। जो 2025 का नोबेल लॉरेट है वो अभी भी कौन रहेगा? मारिया कोरिना मकाडो। अब ये सिंबॉलिक जेस्चर था मारिया मकाडो की तरफ से ट्रम्प के लिए कि हाँ, आपने हमारी कंट्रीज में है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए जो आप कदम उठा रहे हो। लेकिन हमको पता है वो कितना इकॉनमी के लिए कदम उठा रहे हैं, वो कितना उस कदम से कितना अमेरिका को फायदा होगा और कितना वेनेजुएला को होगा, ये आपको पता चल ही जाएगा, जैसे इराक में पता चल गया था। ठीक है। अब एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर की, विराट कोहली ने सरपास किया है अभी किसको? संगाकारा को। सरपास संगाकारा किस में? वो बन गए हैं, विराट कोहली बन गए हैं सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अब सरपास किया है संगाकारा को, तो सबसे पहले बात तो करते हैं बात, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिनके रन है 34,357। और थर्ड पे कौन है? संगाकारा। संगाकारा की कितने रन है? 28,016। विराट कोहली जी के इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि विराट कोहली जी रन बनाते ही रहेंगे, हिज रन मशीन। तो इनके जिस जब सरपास किए तब कितने थे? 28,068। ठीक है। अब कुछ कुछ करंट अफेयर हैं जो आपके लिए होमवर्क है, जैसे पहला है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026 का, इस ये है करंट अफेयर। तो थैंक यू, वी आर डन विद वीक 2। सी यू विद वीक 3 करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी, वीक 3 जनवरी करंट अफेयर्स। टिल देन, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द इनिशिएटिव। थैंक यू। Audio Jungle.